जय हिंद एवरीवन, दिस इज आशिमा सूद फ्रॉम अभ्यासम डिफेंस ग्रुप चंडीगढ़। तो आज हम आगे हमारे वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो कि हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम आगे की डायनेस्टीज प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जिन्होंने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी वो प्रॉपर वीडियो देख के आइएगा, क्योंकि तभी आपको इस पूरे लेक्चर का बेनिफिट मिलेगा। और भी ज्यादा आपको जो न्यू न्यू वीडियोस का अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको सारी न्यू न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था तुगलक डायनेस्टी पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सैयद डायनेस्टी से। तो सैयद डायनेस्टी के बारे में हम बात करते हैं। तो सैयद डायनेस्टी करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइंड करना चाहती हूँ, ताकि पिछले वाले जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं जुड़े थे उनको थोड़ा ऑड ना लगे इस क्लास के अंदर। तो एक बार हम पिछला रिकॉल ले लेते हैं थोड़ा सा 5-10 मिनट का, देन फिर हम इस लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है ये आपका मिडिवल इंडिया का टाइम पीरियड है। इसके अंदर आप दिल्ली सल्तनत में जो एम्परर बनेंगे, जो राजा बनेंगे, उनको सुल्तान बोलते हैं। और जो आपके मुगल एम्पायर के जो राजा होते हैं उन्हें हम बादशाह बोलते हैं। ये सबसे बड़ा फर्क है दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो है वो आपके अफगान से आई है। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज उनकी बेसिक लैंग्वेज है। वो यहाँ पर आके कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। कुछ बहुत क्रूअल भी आते हैं रूलर, कुछ बहुत काइंड भी रूलर आते हैं, है ना। कुछ रूलर ऐसे भी थे जिन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बना दी, जो कि आज भी हम देख पाते हैं। जैसे कुतुब मीनार आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। उन्होंने बनवाया था, स्टार्ट करवाया था, किसकी याद में करवाया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक सूफी सेंट है, बड़े मेमोरियल उनके, बड़े उनको बहुत ज्यादा वो मानते थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो उनकी याद में उन्होंने कुतुब मीनार बनवाया। कुतुब मीनार की प्रॉपर हमने हिस्ट्री डिस्कस की थी कि स्टार्ट किसने किया है, एंड किसने किया है ना। तो उसके आगे आगे हमने बताया कि स्लेव डायनेस्टी में क्या हुआ। फिर हमने देखा कि आपके स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई है, खिलजी डायनेस्टी आई है। खिलजी के बाद हमने तुगलक डायनेस्टी देखी। तुगलक डायनेस्टी में हमने देखा कि सबसे लंबी डायनेस्टी हमारी तुगलक डायनेस्टी ही रही है अभी तक की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आगे का। तो आज की हमारी डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी सबसे ज्यादा आपको छोटी डायनेस्टी दिखेगी, और ये बहुत माइनर सी है। इसमें कुछ ज्यादा आपको पढ़ने वाला भी नहीं है, बट स्टिल हमें क्या होता है ना कि पढ़नी तो एक बार कवर तो करना पड़ेगा। सिर्फ इसमें आपको याद क्या करना है, इसका फाउंडर कौन है, बस दैट्स इट। थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा देखेंगे, जो हम एक्स्ट्रा जितना कर पाए उतना हम देखेंगे। बाकी इसमें जो मेन पढ़ने की चीज है वो यही है कि सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। चलिए, तो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? खिजर खान। खिजर खान कौन है अब ये? खिजर खान आपका लेफ्टिनेंट था तैमूर का। तैमूर लंग आपने सुना होगा, अफगान से आया था जो। तैमूर लंग बहुत क्रूअल था वो। तैमूर लंग और चंगेज खान दोनों की दोस्ती अच्छी खासी थी, है ना। तो लेफ्टिनेंट ऑफ तैमूर वाज अ सैयद, एंड सो हिज डायनेस्टी इज कॉल्ड सैयद डायनेस्टी। खिजर खान जो था तैमूर लंग का वो लेफ्टिनेंट था, और वो सैयद था। सैयद उसका एक, उसकी खुद की एक कास्ट बोल सकते हो वो थी। ठीक है, तो उसने अपने कास्ट के नाम पे सैयद डायनेस्टी स्टार्ट कर दी थी। अब खिजर खान है, मुबारक शाह है, आलम शाह है इसके अंदर। खिजर खान फाउंडर है ये, ठीक है। Taimur's nominee captured Delhi and was proclaimed the new Sultan and the first of Sayyid dynasty. They ruled over Delhi and surrounding district. 1414 से लेकर 1421 तक खिजर खान का आपका टाइम पीरियड चल रहा है। ठीक है, अब जो तैमूर है, तैमूर का नॉमिनी है, यानी तैमूर ने पहले ही बोल दिया था कि मेरे बाद जो है राजा कौन बनेगा, कौन सुल्तान बनेगा, खिजर खान बनेगा। तो इसलिए उसने आपकी दिल्ली पे भी राज किया और आसपास के छोटे छोटे सब डिस्ट्रिक्ट पे भी इसने ही राज किया। आफ्टर दैट आपके आते हैं मुबारक शाह। जो मुबारक शाह है वो 1421 से लेकर 1434 तक आपके रहेंगे। ठीक है, ही सक्सीडेड खिजर एट द थ्रोन आफ्टर हिज successful expedition against Mewatis, Katehars and the Gangetic Doab area. He was killed by noble in his own court. मुबारक शाह जो थे वो खिजर खान के बाद आए। खिजर खान के बाद आए तो मुबारक शाह ने क्या किया था आपका, उसने जो आपका जो मेवात का एरिया, मेवात का जो एरिया है आपका आपका राजस्थान हरियाणा के बीच का एरिया पड़ता है ये वो, और आपका जो गंगा का डोआब पड़ता है। डोआब आप समझते हो क्या होता है? डोआब इज जनरली अ लैंड, यानी वो एरिया जो नदी के पास पड़ता है। नदी के पास का जो एरिया होता है उसे हम डोआब बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि जो आपके मेवाती, कटिहार और गंगा के डोआब के एरिया, यानी जो गंगा का डोआब है उस एरिया को जीता जब इसने मुबारक शाह ने, तो खिजर खान ने खुश होकर इसको थ्रोन पे बिठा दिया, यानी राजगद्दी दे दी।
इसके खुद के नोबल्स, इसके खुद के राज दरबार के, खुद के कोर्ट के जो नोबल्स थे, अच्छे खास इंटेलिजेंट जो लोग थे, उनके षड्यंत्र के थ्रू ये मर गया था, उन्होंने इसको मार दिया था मुबारक शाह को। अब इसमें आता है फिर आलम शाह। अब जो आलम शाह है ये 1443 से लेकर 1451 तक का टाइम पीरियड दे रहा है आपका, ठीक है। लास्ट किंग है सैयद डायनेस्टी का, डिसेंडेंट इन फेवर ऑफ बहलोल लोधी एंड हिमसेल्फ रिटायर्ड, यानी उसने ये बोल दिया था आलम शाह ने कि मैं बस बहुत हो गया, अब मैं और काम नहीं कर रहा, अब मैं चाहिए रिटायरमेंट लेने से पहले उसने बहलोल लोधी जो उसी के कोर्ट का जनरल या गवर्नर था, आप ऐसे समझ सकते हो, उसको बोल देते कि ये ही बनेगा मेरे बाद, इसको मैं सुल्तान बना दूंगा बाद में। Thus began the Lodi dynasty which confined to Delhi and a few surrounding areas। अब इसके बाद आपकी क्या शुरू हो जाएंगी, लोधी डायनेस्टी, बिकॉज बहलोल लोधी को आलम शाह ने डिक्लेयर कर दिया एज अ नेक्स्ट सुल्तान। तो सही ये डायनेस्टी देखी आपने कितनी छोटी थी। क्या याद करना है, फाउंडर कौन है, खिजर खान है, खिजर खान के बाद कौन है, मुबारक शाह है, मुबारक शाह के बाद लास्ट कौन है, आलम शाह है, ठीक है। ये तीन आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद आपके आगे लोधी डायनेस्टी। अब लोधी डायनेस्टी के बारे में हम अगर पढ़े तो इसमें आपको एक फेमस सा नाम मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने क्या अलग काम किया था, मैंने बताया था आपको कि कुतुब मीनार जब बनना स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट का काम किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया बनवाना, एंड खत्म किसने किया, इल्तुतमिश, जो कि उसका सन इन लॉ भी था और उसका इख्तादार भी था। इख्ता सिस्टम क्या होता है और इख्तादार कौन होते हैं आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया, तो जिन बच्चों ने नहीं देखे प्लीज मैं बार बार कह रही हूं उस क्लास को जरूर देखना, तभी आपको ये लेक्चर प्रॉपर आपको बेनिफिशियल भी होगा आपके लिए और आपको अच्छे से समझ भी आएगा, ठीक है। अब लोधी डायनेस्टी के अंदर जब इल्तुतमिश ने बनवा दिया, फिर क्या होता है ना, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, एक बिजली कड़की आपके कुतुब मीनार के ऊपर, कुतुब मीनार पे आपके बिजली गिरी, उसकी वजह से 5वीं मंजिल इसकी डैमेज होगी, डिस्ट्रॉय होगी। उसको ठीक किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं करवा पाया, यानी रिपेयर का काम शुरू तो कर दिया फिरोज शाह तुगलक ने बट एंड नहीं करवा पाया। एंड किसने किया, एंड किया सिकंदर लोधी ने। तो एंड खत्म कहां होता है आपका, सिकंदर लोधी। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर, अब देखो आलम शाह ने किसको बनाया था अपने डिसेंडेंट, बहलोल लोधी को। तो बहलोल लोधी ने एस्टैब्लिश की लोधी डायनेस्टी एंड ही रूल 1451 से लेकर 1526 तक, 1526 तक आपकी लोधी डायनेस्टी रहेगी, बिकॉज 1526 में ही आपका पानीपत का पहला युद्ध होगा, और जब पानीपत का पहला युद्ध होगा तभी आपका इब्राहिम लोधी जो कि लोधी डायनेस्टी का आखिरी रूलर होगा वो मारा जाएगा और बाबर अपना खुद का मुगल शासक बनाएगा, ठीक है। Then he was previously the governor of सरहिंद in पंजाब, यानी देखो मैंने क्या कहा था आपका, वही बोला कि गवर्नर था आपका, ये कहाँ का गवर्नर था, सरहिंद का। सरहिंद कहाँ पर है, पंजाब में है, ये वहां का गवर्नर था। अंडर द सुल्तान ऑफ दिल्ली बहलोल लोधी फर्स्ट ऑक्यूपाइड द प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड लेटर ऑन captured Delhi and became the Sultan of Delhi on April 19, 1451 under the title of Sultan Abul Muzaffar Behlol शाह गाजी। यानी बहलोल लोधी जो है आपके, उन्होंने ये बात बोल दी कि जो बहलोल लोधी है वो कौन था, गवर्नर था कहाँ का, सरहिंद पंजाब का। आलम शाह ने बोला कि मेरा डिसेंडेंट अगला जो है सबसे लायक वो कौन है, गवर्नर जो पंजाब का मैंने बनाया हुआ जिसको, वो सबसे लायक है, तो इन सब में तो उसको मैं नेक्स्ट सुल्तान बनाता हूँ। सुल्तान बनते ही उसने अपनी खुद की लोधी डायनेस्टी बना दी, ठीक है। एंड फिर उसने पूरी दिल्ली कैप्चर कब की थी, 19 अप्रैल को 1451 में, और उसको टाइटल मिला था सुल्तान अबुल मुजफ्फर बहलोल शाह गाजी। ओके, अगर हम बोले इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रही थी, एग्रीकल्चर तो मेजर ऑक्यूपेशन रही थी। हमें पता है कि एग्रीकल्चर मेजर ऑक्यूपेशन रहेगी, अगर लैंड के ऊपर जितना हम एग्रीकल्चर करेंगे, जितना हम अनाज उगाएंगे तभी तो लैंड रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर किसान कुछ कमा ही नहीं पा रहे धरती से तो हमें वो क्या देंगे, टैक्स के फॉर्म में। तो एग्रीकल्चर तो मेन था ही। फिर इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो विलेज जो कुछ बहुत सारे गांव ऐसे थे जो कि कॉटेज इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हुए। कॉटेज इंडस्ट्रीज आपकी वो होती है जिसमें घर के खुद के लोग यानी फैमिली मेंबर्स खुद ही इन्वॉल्व होते हैं काम करने में, जैसे हैंडीक्राफ्ट का काम हो गया है ना, आपने देखे होंगे ये आपके जो पेपर बैग्स होते हैं, है ना, पेपर बैग्स होते हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जैसे कि हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, आपकी छोटी छोटी पपेट्स होती है, मिट्टी के खिलौने होते हैं,
तो ये खुद ही घर में बैठ के बनाते, फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं इन चीजों में। तो ये वाले काम बहुत ज्यादा, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज बड़ी प्रिवेल थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। ट्रेड, कॉमर्स, ट्रेड होने लग गया था, राइट, ट्रेड तो होता ही था, बड़ी बड़ी मार्केट लगती थी, हर चीज का ट्रेड था, कैटल से लेके ह्यूमंस तक का ट्रेड था, स्लेव्स बनते थे, तो ट्रेड तो था ही प्रिवेल। टैक्स सिस्टम बहुत बड़ा था, टैक्स सिस्टम तो मैंने आपको बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला है जिसने सबसे ज्यादा टैक्स लगाए थे। सबसे ज्यादा का मतलब उसने कितने टैक्स लगाए थे, कितने थे बताओ जरा। घरी था, चरी था, चरल था, देन आपका जजिया था, खरज था, ये सारे टैक्स मैंने आपको पिछली क्लास में समझाए हुए हैं। अब अगेन एंड अगेन मैं आपको यही बोल रही हूँ कि वो जरूर देख लेना, तभी आपको समझ आएगा मैं कौन से टैक्स के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें, कंडीशंस जो थी हमारी दिल्ली सल्तनत की थी। अब इसके अंदर अगर हम बात करें, कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहलोल लोदी के बारे में थोड़ा सा अगर हम जान ले कि बहलोल लोदी ने क्या किया था। तो बहलोल लोदी ने बहलोली कॉइन्स बनाए थे, ठीक है। एंड उसके बाद आपका जो इब्राहिम लोदी आएगा, उसके बाद इब्राहिम लोदी लास्ट है। बहलोल लोदी के बाद आपका सिकंदर लोदी आता है, जिसने क्या काम किया है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल रिपेयर कंप्लीट करवाया। उसके बाद इब्राहिम लोदी आया। अब देखो इब्राहिम लोदी के बारे में थोड़ा और ज्यादा एक्सपैंड तरीके से हम तब पढ़ते हैं जब हम मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग की बात करते हैं और दिल्ली सल्तनत के अंत की बात करते हैं। क्योंकि इब्राहिम लोदी जो बेसिकली था, उसका चाचा था दौलत खान लोदी, जो गवर्नर था पंजाब का। उसको ये विश थी कि मैं राजा बनूं, क्योंकि उसका भाई अगर मरेगा, भाई के मरने के बाद उसको था कि फिर तो राजा मैं बनूंगा भाई के मरने के बाद, क्योंकि इब्राहिम लोदी तो छोटा है अभी। बट ऐसा था कि सब लोगों ने ये बोला कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो दौलत खान लोदी तो किसी कीमत में राजा बन ही नहीं सकता। तो दौलत खान लोदी को तब गुस्सा आया। गुस्सा आने पे उसने क्या किया, बाबर नाम का एक पर्सन था, एक लड़का था जो कि लुटेरा था, लिटरली ये लुटेरा था, कोई राजा वगैरह नहीं था, रूलर था फरगाना का, बट फरगाना की बहुत बड़ी जगह नहीं थी, ये सिर्फ काम करता था लूटने का। कभी कोई बैटल नहीं लड़ी, कभी कुछ नहीं किया, सिर्फ लूटता था और वापस अपने एरिया में आ जाता था। तो इसने ये सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, इब्राहिम लोदी का पूरा जो एरिया है दिल्ली सल्तनत को लुटवा देता हूँ। जब वो सल्तनत लुट जाएगी तो सारे लोगों को गुस्सा आएगा कि ये कैसा राजा, इसने अपनी सल्तनत को लुटवा दिया और कुछ कर भी नहीं पाया। तो इस उम्मीद के साथ वो बाबर को लेकर आता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि बाबर को इंडिया इतना पसंद आ जाता है, दिल्ली इतनी भा जाती है कि वो इब्राहिम लोदी के इधर लूटता ही नहीं, प्लस इब्राहिम लोदी को मार भी देता है, और मारने के बाद दौलत खान लोदी को भी मार देता है और खुद अपना मुगल एम्पायर खड़ा करता है। ठीक है, अब कंक्लूजन की अगर हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली बेस्ड सुल्तान सल्तनत है, मोस्ट ऑफ सारी तुर्की एंड अफगान ओरिजिन की है मिडिवल इंडिया में। सल्तनत रूल फ्रॉम दिल्ली बिटवीन 1206 से लेकर 1526 व्हेन द लास्ट वाज रिप्लेस्ड बाय मुगल डायनेस्टी। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी सुल्तान थे वो सारे आपके रिप्लेस करेंगे किसके साथ, मुगल एम्पायर या मुगल डायनेस्टी के साथ। और आपका ये 1206 से लेकर 1526 तक का जो टाइम पीरियड था हमने खत्म किया आज। अब देखो चैप्टर तो पढ़ लिया, पर मजा कब आएगा, जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस जो ये क्वेश्चंस करेंगे वही क्वेश्चन सेम आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको जरूर पेपर में मिलेंगे, और फिर आप मुझे बताएंगे कि मैम हमने तो ये किया था, आपने करवाया था। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि द दिल्ली सल्तनत वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर। मैंने अभी बताया दिल्ली सल्तनत कब हुई थी एस्टैब्लिश, 1206 में हुई थी। किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ओके, 1206 में हमारी ये एस्टैब्लिश हुई थी। आफ्टर दैट इसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन था, मैंने अभी बताया आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, विच डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट टू रूल द दिल्ली सल्तनत। कौन सी डायनेस्टी है जो पहली थी दिल्ली सल्तनत को रूल करने के लिए, ऑब्वियसली स्लेव डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको हम एक और नाम दे दिया गया था, मामलुक डायनेस्टी। तो मामलुक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी बोथ आर सेम। फिर आपकी आती है द इक्ता सिस्टम, अ की फीचर ऑफ दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो इक्ता सिस्टम था ये की फीचर था दिल्ली सल्तनत का, स्टार्ट किसने किया था,
बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं इक्ता सिस्टम क्या होता है, देखो इक्ता सिस्टम की अगर मैं बात करूं, इक्ता सिस्टम होता है कि जब आपके राजा थे उस टाइम के, सुल्तान थे, वो थे तो दिल्ली के, तो सेंटर में बैठे होते थे, लेकिन उनको अपना एरिया और एक्सपेंड करना था, यानी उनको साउथ इंडिया को भी एक्सप्लोर करना था, यहां से भी लैंड रेवेन्यू जनरेट करना था, यहां पर भी राज करना था। तो अब वहां पर वो चीजें कैसी चल रही है, कोई फॉरेनर तो नहीं आ रहा है, फॉरेनर का मतलब कोई बाहर का इन्वेडर तो नहीं आ रहा है अटैक करने, वो सब देखने के लिए कोई ना कोई तो वहां रखना पड़ेगा ना उनकी देख रेख के लिए। तो जो एज अ वॉचमैन आप समझ सकते हो, एज अ वॉचमैन जिसको रखा हुआ जो ध्यान दे रहा है, जब राजा तो नहीं आएगा ना बार बार देखने, तो वो कुछ कुछ वॉचमैन टाइप को ऐसे लोगों को करता था अपॉइंट, जो हर चीज की खबर उसको दे। अब वो जो पर्सन थे उनका नाम था इक्तादार, और जो वहां से वो जनरेट करके देते थे रेवेन्यू, वो था रेवेन्यू का नाम इक्ता सिस्टम। और ये इक्ता सिस्टम शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने, बिकॉज इल्तुतमिश खुद इक्तादार था और इक्ता सिस्टम उसने ही शुरू किया था। ठीक है। विच सुल्तान इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म एंड प्राइस कंट्रोल मैयर इन दी दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत के अंदर मार्केट रिफॉर्म्स कौन लेकर आया था? मैंने आपको बताया था कि पॉलिसी मेकर और मार्केट रिफॉर्म जो लेकर आया था वो कौन था? ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद है आपका, इनमें से कौन सा सुल्तान है जो कि स्ट्रिक्ट और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को के लिए जाना जाता है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था अपने काम को लेकर, जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करता था, वो कौन था? वो था बालबन। ऑप्शन नंबर सी, गियासुद्दीन बालबन जो था आपका बहुत स्ट्रिक्ट और था आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। देन हु वॉज द ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? कौन थी भाई दिल्ली सल्तनत की ओनली फीमेल रूलर? कौन थी? वो थी आपकी रजिया सुल्तान, जो कि किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी मैम। अब नेक्स्ट इज विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? दिल्ली से दौलताबाद किसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी? जो कि एक मूर्ख राजा और एक सियाना राजा कहलाया, यानी उसको फुलिश रूलर भी कहते हैं और उसको वाइज रूलर भी बोलते हैं, और कोई नहीं है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आफ्टर देन आपका क्वेश्चन है, अ चहलगानी, अ ग्रुप ऑफ 40 तुर्किश नोबल। चहलगानी किसने शुरू की थी? मैंने बताया आपको लास्ट क्लास में कि चहलगानी या ग्रुप ऑफ 40 नोबल या चालीसा, एक नाम और है इसका चालीसा, ये किसने शुरू की थी? ये शुरू की थी इल्तुतमिश ने। और चहलगानी जो भी डिसीजन लेता था, वो डिसीजन जो इंप्लीमेंट करने का काम राजा का होता था, राजा बाउंड था उसकी बातें मानने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। देन द दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? किस चीज पे बेस्ड थी आपकी दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन का जो मॉडल था वो क्या था? यानी किस चीज, किस मॉडल पे बेस्ड था आपका दिल्ली सल्तनत का वर्क, जो आपका वर्किंग स्टाइल था, काम करने का तरीका था, रेगुलेट करने का तरीका था, कंट्रोल करने का तरीका था, गवर्न करने का तरीका था, वो किस पर बेस्ड था? पर्शियन मॉडल, तुर्किश ट्राइबल मॉडल, या मंगोल गवर्नेंस सिस्टम, या अरब कलिफेट सिस्टम? इन चारों में से कौन सा सिस्टम था वो? ये जरा मुझे बताइए, ये जरा मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा था वो सिस्टम? पर्शियन मॉडल, तुर्किश ट्राइबल सिस्टम, मंगोल गवर्नेंस सिस्टम, या फिर अरब कलिफेट सिस्टम? अब ये क्वेश्चन मैं चाहूंगी कि आपका होमवर्क क्वेश्चन बने और आप घर से इसको एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट करना 10th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, ताकि आप भी थोड़ा एफर्ट करें और मुझे बताएं। ठीक है। नेक्स्ट इज योर, which sultanate ruler is known for founding the city of तुगलकाबाद? तो तुगलकाबाद किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने तो बनाई नहीं होगी ऑब्वियसली, बालबन ने भी नहीं बनाई, तो गियासुद्दीन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों में से किसने तुगलकाबाद बनाया था? तो बताओ जरा, तुगलकाबाद किसने बनाया था? आंसर विल बी गियासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद किसने बनाया था? गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। देन आपका है, प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत के अंडर जो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? हिंदी, अरेबिक, संस्कृत, पर्शियन? तो आंसर विल बी पर्शियन। डी इज योर राइट आंसर। आफ्टर देन,
Who was the last ruler of दिल्ली सल्तनत before it was replaced by मुगल एम्पायर। तो इसका दिल्ली सल्तनत का आखिरी रूलर कौन था ये बताएंगे कि मुगल एम्पायर को रिप्लेस किसने किया था। मैंने अभी अभी आपको बताया है, आंसर विल बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देन द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग लैंड इन रिटर्न फॉर मिलिट्री सर्विस ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत वाज कॉल्ड, यानी जो हम मिलिट्री सर्विस के लिए, यानी जो लोग सोल्जर थे उनको, उनकी फैमिलीज को लैंड देते थे ग्रांट में एज अ गिफ्ट, तो वो सिस्टम क्या था? जागीर सिस्टम, इक्ता सिस्टम, मनसबदारी या जमींदारी। तो आंसर विल बी मनसबदारी सिस्टम तो था, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद है आपका विच रूलर इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। टोकन करेंसी मैंने बताया था ना किसने किया था स्टार्ट, टोकन करेंसी मैंने डिटेल में बताया था, तो वही बोलूंगी कि लास्ट क्लास एक बार जरूर देख लेना। टोकन करेंसी मैंने बताया था किसने किया स्टार्ट, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो हमारी क्लास खत्म हो रही है अभी। थैंक यू, पूरा आपने लेक्चर सुनाइए। एंड आपका जो कोट है आज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ वर्ड्स। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हताश हो जाते हैं कि नहीं हो रहा है पेपर, इतना पढ़ रहे याद नहीं हो पा रहा, पता नहीं हम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं क्या होगा, हम फेल हो गए तो क्या होगा, हम अगर कुछ नहीं कर पाए हम सारा भूल गए पेपर में क्या होगा। तो वो सब चीजें हमें दिमाग में नहीं रखनी, नेगेटिव थॉट्स को दूर भगाना है, हमें सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ बने रहना है। क्योंकि हमारा आज का कोट भी यही बोलता है दैट कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। यानी आप जितना स्ट्रगल आज करोगे कल आपको उसका उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ तैयारी करनी है। और अगर आप आज खुद को एकदम स्ट्रगल की आग में झोंक दोगे तो कल आपको निश्चय आपको डेफिनेटली मिलेगी स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, निश्चय ही आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड जाने से पहले मैं यही बोलूंगी थैंक यू, पूरा लेक्चर आपने एंड तक देखा। एंड और भी ऐसी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जो कि आपकी क्वेश्चंस, जहां से क्वेश्चंस आपके तीनों एग्जाम्स में बनेंगे, चाहे वो आरएमएस हो, आरआईएमसी हो या सैनिक स्कूल हो, और भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स है आपके उन सब में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी और ज्यादा वीडियोस देखने को मिले। राइट, चलो बाय बाय।